नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दोपहर की बड़ी बहस में। और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। और दोपहर की बड़ी बहस में आज एक ऐसा मसला जिस पर हम चर्चा करेंगे जो कई तरह के सवाल पैदा करता है, कई तरह के मसलों और पहलुओं पर कह सकते हैं कि ये आपका नजरिया साफ करेगा। दरअसल मामला बेहद गंभीर है और ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या बड़े पदों पर बैठे लोग भी एक लेवल की मानसिक विकृति से ग्रसित हो सकते हैं, और क्या उस लेवल पर बैठे अधिकारी भी आपराधिक प्रवृत्ति के हो सकते हैं। दरअसल जो पूरा मामला है, पूरा मसला है, वो भारतीय रेलवे, जी हां, भोपाल रेलवे स्टेशन के सरकारी रेलवे गेस्ट हाउस से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें, दरअसल मामला भोपाल रेलवे स्टेशन के वीआईपी गेस्ट हाउस में गैंग रेप का है। आरोप किसी और पर नहीं बल्कि रेलवे के ही महत्वपूर्ण पदों पर बैठे दो अधिकारियों पर लगा है। हालांकि दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। रेलवे में पदस्थ राजेश तिवारी और आलोक मालवीय, जो कि कर्मचारी नेता भी हैं, ये दोनों पिछले काफी समय से भोपाल रेलवे स्टेशन के वीआईपी रेस्ट हाउस को अय्याशी का अड्डा बनाए हुए थे। कहा यह भी जा रहा है कि इनका यहां लंबे समय से अय्याशी का दौर चल रहा था। शराब पार्टियां भी इनकी यहां पर हुआ करती थी। इनकी अय्याशियां हर हाल में बदस्तूर जारी रहती थीं। हालांकि इनके खिलाफ गैंग रेप का मामला तब सामने आया जब एक महिला ने इन दोनों आरोपियों पर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ खिलाकर गैंग रेप का आरोप लगाया। इसमें एक बात और भी है कि महिला की इन दोनों से सोशल मीडिया पर पहचान हुई, जहां आरोपियों ने महिला को नौकरी का झांसा देकर भोपाल बुलाया और गैंग रेप की वारदात अंजाम दी गई। हालांकि यह बात केवल गैंगरेप की नहीं है, बल्कि उस गंदी मानसिकता की भी है जो किसी के भी दिमाग में हो सकती है। सवाल यह भी है कि आखिर क्या ऐसी आपराधिक मानसिकता के लोगों का केवल सस्पेंशन कर देना काफी है जिन पर गैंगरेप का आरोप हो। बता दो, यह भी जा रहा है कि आरोपी राजेश तिवारी पहले भी किसी मामले में एक बार बर्खास्त हो चुका है। बहरहाल सवालों के घेरे में वो रेलवे अधिकारी भी हैं जो इन्हें अय्याशी के लिए लगातार रेलवे का वीआईपी रेस्ट हाउस मुहैया करा रहे थे। जांच के दायरे में स्वाभाविक है कि ये अधिकारी भी होंगे कि कहीं पूरे खेल में ये भी तो शामिल नहीं। हालांकि पूरे मामले के कुछ और पहलू भी हैं कि क्या केवल सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ने पर किसी पर भरोसा कर लेना चाहिए, वो भी उस हालात में जब साइबर क्राइम का ग्राफ लगातार ऊंचाइयां छू रहा है। बहरहाल यहां जरूरत लोगों को जागरूक होने की भी है, ताकि ऐसे भेड़ियों के चंगुल में कोई इनोसेंट, कोई आम व्यक्ति, कोई मासूम ना फंसे। और सवाल यह भी कि आखिर ऐसे लोगों पर इतनी हल्की कार्रवाई क्यों? हो सकता है कि जांच के बाद ये फिर दोबारा उसी सिस्टम में आ जाएं और फिर उसी तरह से काम करें और गंदगी को और बढ़ावा दें। चूंकि सवाल यहां पर राजेश तिवारी का है, जो एक बार पहले भी निलंबित हो चुका है और दोबारा रेलवे में इसने वापसी की और फिर उस गंदगी को आगे बढ़ाया। आज इसी पर बहस करेंगे बड़ी बहस में। भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 का ये वही वीआईपी रेस्ट हाउस है जहां पर गैंगरेप की घटना को 2 रेलवे के अधिकारियों ने अंजाम दिया। हालांकि हम दोनों आरोपियों को निलंबित रेलवे के द्वारा किया गया, दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई है। और जो जानकारी मिली थी, कल आरोपियों में से राजेश तिवारी जो आरोपी है, उसने युवती को जो है यहाँ पर बुलाया था, नौकरी दिलाने का यहाँ पे लालच दिया गया था। और उसके बाद यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक के अंदर नशीला पदार्थ मिलाकर युवती को पिलाया गया। उसके बाद राजेश तिवारी ने रेप की घटना को अंजाम दिया। उसके बाद जो उसका साथी आलोक मालवीय है, उसने रेप की घटना को अंजाम दिया। तो ये गैंग रेप का पूरा मामला था। यही कारण था कि जब युवती इस रेस्ट हाउस से, क्योंकि यहाँ से चंद मिनट की दूरी पर जीआरपी थाना है, वहाँ पर जब युवती पहुंची तो पुलिस अधिकारियों ने इसको गंभीरता से लिया और एफआईआर दर्ज की और दोनों आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार भी कर लिया। नौकरी दिलाने को लेकर क्या पहले भी आरोपियों ने घटना की थी या फिर दूसरी घटनाओं में जो है आरोपी इन्वॉल्व हैं, इसको लेकर जरूर अब आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। इस बिंदु पर भी जीआरपी के अधिकारी लगातार पूछताछ कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं। कैमरामैन अजय तंवर के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। भोपाल रेलवे स्टेशन के वीआईपी रेस्ट हाउस में गैंगरेप के मामले में अब वीआईपी ट्रीटमेंट आरोपी को देने का मामला सामने आया है। इस मामले में जो आरोपी राजेश तिवारी बनाया गया था, उसे कल रात को ही घटना के बाद युवती की शिकायत पर जब एफआईआर दर्ज हुई थी, उस समय गिरफ्तार कर लिया गया था। दूसरे आरोपी आलोक
मालवीय को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। इन दोनों ही आरोपियों को सस्पेंड रेलवे के द्वारा कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर जो दूसरी तस्वीर सामने निकल कर आई उसमें वीआईपी ट्रीटमेंट आरोपी राजेश तिवारी को देते हुए तस्वीरें कैमरे में कैद हुई है। न्यूज़ 18 के कैमरे में वो तस्वीरें कैद हुई हैं जिसमें आरोपी को लॉकअप की जगह पर जो दूसरा कक्ष है, जो कि प्रधान आरक्षक लेखक का कक्ष है, वहाँ पर आरोपी को रखा गया। वहाँ पर आरोपी को सुबह नाश्ता दिया गया, आरोपी को वहीं ठहराया गया, जबकि उसकी जगह सलाखों के पीछे यानी लॉकअप जो थाने के अंदर आरोपियों के लिए बनाए जाते हैं वहाँ पर होती। लेकिन यहाँ पर वीआईपी ट्रीटमेंट की शर्मिंदा करने वाली तस्वीर सामने आई है। कैमरामैन अजय तंवर के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। तो बेहद गंभीर मामला है ये। भले ही ये भोपाल रेलवे स्टेशन से सामने आया हो, भोपाल रेलवे स्टेशन के वीआईपी रेस्ट हाउस का ये मामला हो, लेकिन ये बहुत सारी बातें भी उजागर करता है कि हो सकता है कि ऐसे मामले और कई दूसरी जगहों पर भी चल रहे हों और न केवल दो जो चेहरे सामने आए हैं या दो जो नाम सामने आए इस मामले में, केवल ये दो नहीं बल्कि कई कुछ और लोग भी हो सकता है इसमें शरीक हों। हमारे साथ इस मामले में 3 लोग बात करने के लिए जुड़ रहे हैं। 2 खास मेहमान भारती मंडोले जी सोशल एक्टिविस्ट हैं, सुनील दुबे पीटीआई हैं और भोपाल से न्यूज़ 18 संवाददाता मनोज राठौर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, पहला सवाल आपसे, यहां पर 2 नाम सामने आए, मालवीय और राजेश तिवारी का। सवाल यह कि केवल क्या इस पूरे मामले में यही 2 लोग शामिल हैं या फिर जांच में कुछ और कड़ियां भी अभी खुलती नजर आ रही हैं? कब से ये चीजें चल रही थी वीआईपी रेस्ट हाउस में भोपाल रेलवे स्टेशन के? पूछताछ की जाना बाकी और पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने की संभावना है, क्योंकि आरोपियों का रसूख और रुतबा इतना था कि उन्होंने जो गेस्ट हाउस जो उनको उनके नाम पर अलाउट हुए थे, उनके संगठन के नाम पे उनको दिए गए थे, उन्होंने रेलवे के अधिकारियों पर ये दबाव बनाकर इन रेस्ट हाउस को हासिल किया था। और जो इनके पास जो रेस्ट हाउस की जगह थी वहाँ निर्माण कार्य चल रहा, लेकिन उन्होंने दूसरी जगह अधिकारियों पर दबाव बनाकर भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के ऊपर जो वीआईपी कक्ष था उसको अपने नाम पे अलॉट करा के रखा था। उन्होंने उसको लिया था। हालांकि इसको अय्यासी का अड्डा इन आरोपियों ने बनाया था, क्योंकि कई आपत्तिजनक सामान जो है, जब पुलिस ने एफआईआर के बाद वहां पे जाके छानबीन की, एफएसएल की टीम वहां पर पहुंची थी, तो काफ़ी आपत्तिजनक सामान वहां पे मिले। शराब पार्टी वहां पर होती थी, इस तरीके की जानकारी भी निकल कर सामने आई। हालांकि पहले भी राजेश तिवारी, जो कि कर्मचारी नेता भी है और रेलवे का अधिकारी भी है, सेफ्टी काउंसलर वो भोपाल मंडल में है, तो ऐसे में उसके एंगल पर ये इस बात को लेकर अब आगे की जांच की जा रही है कि नौकरी के नाम पे जिस तरीके से गैंगरेप की घटना को आरोपी के द्वारा अंजाम दिया गया, ऐसे में आगे और ऐसे कितने मामले हो सकते हैं, क्योंकि आरोपी कर्मचारी संगठन नेता है और साथ में कई लोगों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में कई लोगों का हो सकता है कि इसके साथ संपर्क है, लेकिन अभी तक की जांच में इस बात का पता चला है कि एक ही वारदात को कल अंजाम दिया गया। अब नौकरी के नाम पे किन किन से पैसे लिए गए, किन किन के साथ ठगी की गई, किसी का दैहिक शोषण किया या ना किया, इन सभी सवालों के जवाब को लेके अब रिमांड जब लिया जाएगा इन जो आप जिक्र कर रहे हैं, ये मामला सामने आया, हो सकता है कि ऐसे कई और मामले हों जो उजागर ना हो। ये तो चूंकि महिला ने खुद आरोप लगाया कि नशीली दवा पिलाकर उसे उसके साथ गैंग रेप किया गया और नौकरी का झांसा इस महिला को दिया गया था। आ रहा हूं मैं आपके पास दोबारा मनोज। सुनील दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पीटीआई। सुनील जी, रेलवे से आपका ताल्लुक है, उस मैकेनिज्म को मैं समझना चाहूंगा आपसे कि कैसे किसी को भी क्या ये वीआईपी रेस्ट हाउस अलर्ट हो जाता है, इसका क्या सिस्टम है, क्या मैकेनिज्म है? क्योंकि 2 ऐसे शख्स जो आपराधिक प्रवृत्ति के थे, लंबे समय से रेलवे के वीआईपी गेस्ट हाउस को अय्याशी का अड्डा बनाए रखे हुए थे। सुनील जी, चलिए सुनील जी के पास हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, दोबारा चलेंगे। भारती मंडोले जी हमारे साथ हैं। भारती जी, ये एक मसला ठीक है, आपराधिक मसला तो है ही, इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है उस मानसिक विकृति का
क्या एक इतने महत्वपूर्ण पदों पर बैठे अधिकारी भी इस लेवल की मानसिक विकृति के हो सकते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के हो सकते हैं? इनसे बचने की जरूरत भी है। भारती जी। बिल्कुल, इस वारदात ने बहुत बड़ा सवाल एक समाज के सामने खड़ा करके रखा है कि जो रक्षक है, जो जनता के रक्षक है या बहुत बड़े कर्मचारी हैं, उनकी तरफ से इस तरह की वारदात होना, और इसमें फिर ये सबसे बड़ा सवाल है, क्या महिलाएं अभी भी असुरक्षित और अपमानजनक ही सोसाइटी में रहे? क्या उनको प्रॉपर तरीके से एक सेफ्टी कहीं पर भी महसूस है? अगर उसने धोखे से बुलाया, उसके बाद फिर उसको एक सरकारी जो जगह है वहां पे रखी गई, और इसकी कहीं, क्योंकि कोई शक ही नहीं है फिर किसी को उसके ऊपर कि यहाँ कोई इस तरीके की वारदात हो रही होगी। जैसा कि मैंने सुना अभी कि वहां पे इतने समय से ये सारी चीजें चल रही हैं, क्या वहां पे कोई भी ऐसी कानून व्यवस्था, कोई ऐसी चीज नहीं कि इनके ऊपर भी कोई वॉच रखा जाए? इतनी अगर इस तरीके की वारदात वहां हुई है तो इसका मतलब वहां आसपास के जितने भी लोग हैं, क्या उनको इस चीज का ज्ञात नहीं था कि ये सब चीजें यहाँ हो रही, इतने समय से चल रही हैं और इस तरीके की घटना होने का यहाँ पे हो सकती हैं? तो इसमें अवेयरनेस क्यों नहीं आती है? क्यों इस तरीके से इतना फ्री रखा जाता है कि अगर कोई कर्मचारी है या कोई वो नेता है या फिर किसी अधिकारी पद पे बैठा हुआ है तो उसको सारे राइट्स हैं कि वो उस जगह का किसी भी तरीके से और कैसे भी उपयोग कर सके? और महिलाओं को इस तरह से बुलाना, मतलब ये कितना भी सख्ती, कितनी भी कानून व्यवस्था कड़ी हो जाए, लेकिन ये कहीं भी अभी तक रुक नहीं रहा है। इसके ऊपर भारती जी, अवेयरनेस का आप जिक्र कर रही है, बिल्कुल वो अवेयरनेस होनी चाहिए वहां पर कि क्या कोई अधिकारी इस तरह का मिसयूज सरकारी संपत्ति का, सरकारी रेस्ट हाउस का और आपराधिक प्रवृत्ति के लिए कर सकता है। भारती जी, सवाल एक उस अवेयरनेस को लेकर भी है कि क्या सोशल मीडिया पर आपकी जान पहचान हो जाती है, आप तुरंत उस पर भरोसा कर लेते हैं? आखिर में आपके साथ क्या हुआ? आप आपराधिक अपराध का शिकार भी हुए? यहां भी अवेयरनेस की जरूरत है, दरकार है। भारती जी। बिल्कुल, एक्चुअली सोशल प्लेटफॉर्म एक ऐसी जगह हो गई है जहां पे एक महिला को, लड़की को सॉफ्ट टारगेट बहुत जल्दी किया जाता है। आप लंबे समय से उनसे बातचीत करते हैं और महिलाओं की अक्सर आदत होती है कि कोई अगर उनसे थोड़ा सा अगर अच्छे से बात करता है तो वो अपनी सारी प्राइवेसी कुछ रखती नहीं है और सारी जो उनके चीजें हैं वो सामने रख देती। तो इसके लिए अवेयरनेस बहुत लाना जरूरी है। इसके लिए साइबर क्राइम तो अपनी जगह है, लेकिन जो एक ग्रुप डिस्कशन जो लेडीज, लड़कियों के साथ में होना चाहिए कि सोशल मीडिया का कितना उपयोग करना है और कितना नहीं। मैं आजकल देखते होंगे कि हर एक अननोन को आप फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर लेते हैं, फिर उनसे चैट शुरू हो जाती है, फिर आप अपने फोटोग्राफ शेयर करते हैं। कई बच्चियों के भी अभी केस सामने आए थे जिसमें कि देखा गया था कि उन्होंने कुछ पिक्चर्स शेयर किए तो उसका मिसयूज किया गया। तो इस तरीके के अवेयरनेस समाज में लाना जरूरी है। सोशल मीडिया का उतना ही उपयोग करने की इसमें अब बहुत ज्यादा जरूरी है। आप घरेलू हिंसा या दूसरी चीजें तो ठीक है, वो नॉर्मल है, लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा जरिया हो गया है जो कल्प्रेट है उनके लिए कि ये इनको पता है कि यहाँ से हम इसको जितना चाहे वो यूज कर लेंगे। और क्योंकि अगर लड़की की तरफ से या महिला की तरफ से कुछ चीजें सामने वाले की तरफ पहुंच गई तो वो ऑलरेडी एक बंदिश में आ जाती है कि हाँ, उसको डर रहता है कि उसकी कहीं बातें खुले नहीं या कुछ नहीं हो, तो वो इस जाल में और धंसती चली जाती हैं और कहीं ना कहीं ये बड़ा गुनाह की तरफ ये एक कदम इनका और हो जाता है। जो भी लोग इसको सॉफ्ट टारगेट करते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं कि एक जाल में या ट्रैप में फंसा लिया जाता है, प्रलोभन देकर। नौकरी का झांसा यहाँ पर महिला को दिया गया था और नौकरी का झांसा देकर ही भोपाल बुला लिया गया और ये वारदात अंजाम दी गई। मैं सुनील दुबे जी के पास जाऊं उससे पहले मनोज, सवाल ये भी है कि जो अधिकारी ये रेस्ट हाउस, वीआईपी रेस्ट हाउस मुहैया करा रहे थे इन दोनों आरोपियों को, क्या वो भी इसमें संलिप्त हैं? इससे जुड़ा कोई और इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आया? और स्वाभाविक है कि अगर उनकी मदद ये कर रहे थे और उनकी नॉलेज में अगर कुछ था तो वो भी बराबर के आरोपी हैं। मनोज।
आज बिल्कुल प्रशांत, इन तमाम बिंदुओं पर अब जांच की जा रही है क्योंकि ये मामला काफ़ी गंभीर मामला है और यही कारण है कि रेलवे प्रशासन ने इस पर कार्रवाई करते हुए दोनों को सस्पेंड भी कर दिया। लेकिन अब जांच के जो बिंदु डिसाइड होंगे उसके लिए अभी जो कमेटी बनी है उसमें जांच अधिकारियों की नियुक्ति अभी नहीं की गई। लेकिन जो जानकारी हमें सूत्रों के हवाले से मिली है उसमें यही पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि जो आवंटन वीआईपी रेस्ट हाउस का किया था वो किस अधिकारी ने किया था, किन अधिकारियों पर इन नेताओं का दबाव था, क्योंकि ये भी अधिकारी थे। तो ऐसे में कोई दूसरे जो डिपार्टमेंट के अधिकारी जिन पर वीआईपी रेस्ट हाउस की जिम्मेदारी रहती है उन्होंने किस तरीके से इसमें भूमिका निभाई। दूसरी बात यह भी है कि जो एक मॉनिटरिंग सिस्टम रेलवे प्रशासन में बना है, खास तौर से जो प्लेटफॉर्म है, जो रेलवे स्टेशन है, भोपाल रेलवे स्टेशन है, उस पर जो मॉनिटरिंग सिस्टम बना है जिसमें विजिलेंस से लेकर रेलवे की कई ऐसी एजेंसी हैं जो कि इस तरीके की मॉनिटरिंग करती है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि रेलवे की सुरक्षा के लिए जो दो एजेंसी को जिम्मेदारी दी गई जिसके पास खाकी वर्दी रहती है, उसमें एक आरपीएफ है, एक जीआरपीएफ है। इनके लोकल इंटेलिजेंस उस समय क्या कर रहे थे, इनके पास जानकारी क्यों नहीं थी यदि लंबे समय से उस वीआईपी रेस्ट हाउस में पार्टियां चल रही थी? तो ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो रेलवे की तरफ से भी कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही बरती गई। आखिरकार क्यों इन कर्मचारी नेताओं के दबाव में आए? यदि ये अधिकारी थे और नेता भी थे, क्या दूसरे अधिकारी इनके साथ मिले? और तीसरी बात यह है कि यदि इंटेलिजेंस, बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल है मनोज, मैं आपके पास आ रहा हूं। सुनील दुबे जी बने हुए हमारे साथ सीपीआई। सुनील जी, आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि ये क्या, किस सिस्टम के आधार पर इन्हें वीआईपी रेस्ट हाउस अलॉट कर दिया गया? लंबे समय से वहां की याशियां चलती रहीं। दो फोर्सेस जिसका जिक्र मेरे सहयोगी कर रहे हैं, जीआरपी और रेलवे पुलिस फोर्स लगातार, तो क्या उन्हें भी इस बात की कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी? पूरा मैकेनिज्म चल रहा था, कोई बड़ी मिली भगत भी यहां पर हो सकती है क्या? उस मैकेनिज्म को भी थोड़ा डिटेल में समझाइएगा सुनील जी। मेरा ये कहना है कि पहली बात तो ये रेस्ट हाउस जो वीआईपी रेस्ट हाउस है जी, ये किस विभाग का वीआईपी रेस्ट हाउस है? और अगर कोई वीआईपी अगर आता है तो उसके लिए बकायदा एक आवेदन फॉर्म देना पड़ता है संबंधित अधिकारी को। वो संबंधित अधिकारी, जो भी अधिकारी आता है उसके नाम से उसको अलॉट करता है। कितने दिन के लिए अलॉट करेगा, कैसे अलॉट करेगा जी। अगर वो वीआईपी रेस्ट हाउस है तो उसके अंदर अधिकारी के अलावा कोई आदमी आकर ठहर नहीं सकता है। और अगर ये उसमें अगर कई दिनों से उसका अगर मिसयूज कर रहे थे तो ये बात अधिकारियों पर भी आएगी कि ये उसको कैसे मिसयूज कर रहे हैं। और अगर मिसयूज अगर कई दिनों से हो रहा है तो जो रेस्ट हाउस का केयर टेकर है उससे भी ये बात पूछनी चाहिए कि ये इस रेस्ट हाउस को किस प्रकार से और क्या कैसे ताला खोलकर मिसयूज कर रहे थे। ये सीधी बात इन दोनों के ऊपर तो है ही, पर जो संबंधित अधिकारी है डिवीजन के बड़े, उन पर भी आती है कि आपके द्वारा जो रेस्ट हाउस जो आपके द्वारा अधिकृत है, आपको अधिकृत है, उसको बिना किसी परमिशन के, बिना किसी आवेदन के किस प्रकार से इनको आवंटित किया जा रहा था, क्यों आवंटित किया जा रहा था, क्या हो रहा था। और जो केयर टेकर है वहां का, जो आपका स्टेशन स्टाफ है, उसको भी इस बात की 100% जानकारी होगी कि ये रेस्ट हाउस किन अधिकारियों के लिए बुक है और ये किस प्रकार, अगर अधिकारी नहीं है तो ये रेस्ट हाउस क्यों खुल रहा है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु इस मसले पर उठाए हैं सुनील दुबे जी ने। मैं इससे जुड़े सवाल लेकर मनोज जी के पास जाऊं, उससे पहले एक सवाल मेरा भारती जी से है। भारती जी, दो जो आरोपी, महत्वपूर्ण आरोपी हैं इस मसले में अभी जो सामने आए, हो सकता है जांच के बाद कुछ और बड़ा घेरा बने, कुछ और लोग भी इस मामले में सम्मिलित पाए जाएं, उन तक भी हो सकता है कि जांच का दायरा बढ़े। लेकिन महत्वपूर्ण मसला ये, इनमें से एक आरोपी राजेश तिवारी पहले भी सस्पेंड हो चुका है, दोबारा वापस रेलवे में आया, फिर उसने गंदगी फैलाई। दूसरी बात, इन्हें केवल सस्पेंड किया गया, इनका टर्मिनेशन भी हो सकता था। अगर ये जांच में इनोसेंट पाए जाते तब वो वापसी इनकी हो जाती, लेकिन कई हालातों में मामला ऐसा होता है कि फिर वापसी हो जाती है दफ्तर में आपकी, आप फिर वही गंदगी फैलाएंगे। ये कार्रवाई क्या पर्याप्त थी सस्पेंशन ऐसे आरोपियों की?
बिल्कुल भी नहीं। शायद यही कारण है कि जो इतनी ढील दी जाती है इन लोगों को, तो इनके हौसले और ज्यादा बुलंद होते हैं, और यही कारण है कि इसके साथ में इतनी बड़ी वारदात करने का भी उसने एक बार भी सोचा नहीं, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं कानून का कोई डर नहीं है, और ना ही कि उसको पता है कि वो सेफ कैसे हो जाएगा। और शायद यही कारण होगा, जिस तरह से बताया जा रहा है कि नेता से भी कनेक्टेड है या जो भी है, तो इनको पता होता है बचने के तरीके, इसलिए ये लोग क्राइम करने से पहले सोचते नहीं हैं। और यही कारण है तो इतने सारे अभी तक वारदातें रुकी नहीं है। कितनी ही भौरी देवी हो या फिर निर्भया हो, कितनी दांव पे लगी हैं, और फिर भी ये वारदातें चली रही है। और इसको रोकने के लिए एक ही है, वो है सख्ती और स्ट्रिक्ट कानून। और इसका कहीं भी खौफ इन लोगों में दिख नहीं रहा है, जिस तरह से पता चल रहा है इसमें। तो इसके लिए कहीं ना कहीं यानी कि अपने ताल्लुकात का, अपने पावर का मिसयूज जरूर किया जाता है, और फिर आप सिस्टम में आ जाते हैं, और फिर ऐसे लोग जो पावर का इस्तेमाल कर दोबारा सिस्टम में आते हैं, गंदगी फिर और फैलाते हैं। उनमें एक राजेश तिवारी हैं, आलोक जो दूसरा आरोपी है आलोक मालवीय, ये दो आरोपी अभी इस मामले में सामने आए हैं। अब देखना होगा कि जांच में क्या कुछ और भी परतें खुलती हैं, कुछ और भी इस मामले में कुछ और लोग भी शामिल होते हैं क्या। बहुत शुक्रिया भारतीय जेएम से जुड़ने के लिए। सुनील जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और मनोज आपका भी बहुत धन्यवाद। दोपहर की बहस में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।